टॉपिक है राउल्ट्स लॉ पर। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। देखो, थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं राउल्ट्स लॉ की, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। ये फ्रेंच साइंटिस्ट है फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट, ठीक है। उन्होंने वेपर प्रेशर, बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर बहुत सारे सीरीज किए थे एक्सपेरिमेंट्स के, ठीक है। तो उससे उन्होंने कुछ थ्योरी निकाली थी और दो उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए थे, ठीक है, 1886 में, 1886 में, ठीक है। अपना इन्होंने एक जनरलाइजेशन प्रपोज किया था जिसे हम लोग राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। असल में जो राउल्ट्स का लॉ है ये वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग बात को समझें कि एक हमने बीकर लिया जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट केवल भर दिया, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब प्योर सॉल्वेंट। अभी इसमें हमने कुछ मिलाया नहीं, ठीक। हमने फिर क्या किया, एक बीकर और लिया, यही बीकर, ठीक है, इसी में। अब जो प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, ये सब जो प्योर सॉल्वेंट हैं, ठीक, इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप जानते हैं किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट ना हो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, मान लो ये रेड वाले जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैं। तो अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से अभी ये जो है वो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट में आप नॉन सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया? अब आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछें कि बताइए कि इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि इस सॉल्यूशन का जिस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। मान लेते हैं इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम P0 से दिखा रहे हैं और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग PS से दिखा रहे हैं। तो जो P0 होगा वो ग्रेटर देन होगा PS से, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन से जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मिक्स है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब इसका रीज़न समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो दो रीज़न हम लोग दे सकते हैं। पहला जो रीज़न है, फर्स्ट रीज़न, आपको पता है कि वेपर बनना, लिक्विड से वेपर बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वेपराइजेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं इवापोरेशन, ठीक है। वेपर, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है। अभी क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, चलो भाई उसके सारे मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे आराम से, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस होता है वेपराइजेशन, ठीक है, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन जो प्रोसेस होता है असल में वो सरफेस फिनोमिना है। इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, ठीक है, इस सरफेस की फिनोमिना है। तो जब सरफेस की फिनोमिना है तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, पहले क्या था, सरफेस पर केवल और केवल सॉल्यूट का ही, केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल था। देखो ये येलो वाले जो प्योर सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुम मिलाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही क्या हुआ कि सरफेस को उसने कवर कर लिया। मान लेते हैं सपोज दैट सरफेस, ऊपरी सरफेस पर 10 मॉलिक्यूल थे प्योर सॉल्वेंट के। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया तो उसने कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हटा करके उसने जगह ले ली। तो 10 थे, मान लो अब बचे 4, बचे 6, 4 मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ गए। तो इसका मतलब सरफेस कम हो गया कि नहीं कम हो गया? उन मॉलिक्यूल्स का सरफेस कम हो गया जो मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकते थे। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो इवापोरेशन की रेट है वो कम हो जाएगी, और इवापोरेशन की रेट कम होने की वजह से वेपर कम बनेगा, और जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा रीज़न है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है, ठीक है। क्योंकि
सरफेस एरिया वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल्स सरफेस एरिया को कम कर देता है और इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो है उसे हम लोग ग्राहम लॉ से समझा सकते हैं। ग्राहम का लॉ जो है वो क्या कहता है? ग्राहम का लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होती है, रेट ऑफ इवापोरेशन, ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूशन के डेंसिटी के, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अंडर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब बताओ सॉल्यूशन की डेंसिटी ज़्यादा की प्योर सॉल्वेंट की? जाहिर सी बात है सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड हो गया है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इवापोरेशन की रेट कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगी, वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात इसलिए बताया गया क्योंकि राउल्ट्स लॉ में इसका यूज होने वाला है। तो राउल्ट्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ था, पहला जो लॉ था उनका राउल्ट्स का, वो उन्होंने दिया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पिछले वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। जाहिर सी बात है सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल वेपर में पार्टिसिपेट ही नहीं लेगा, तो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही वेपर में पार्टिसिपेट लेंगे। इसीलिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के। ठीक है, अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के उन्होंने PA दिखाया। ठीक है, PA इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रियल में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही तो वेपर प्रेशर है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसकी वजह से तो कोई वेपर बन ही नहीं रहा है, इसलिए PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल का साइन लगाया गया और एक कांस्टेंट यूज किया गया P0A। ठीक है, अब ये P0A क्या है? P0A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है, अभी जो दूसरा जो उन्होंने लॉ दिया उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि जो सॉल्यूट हम लेंगे वो वोलाटाइल सॉल्यूट लेंगे। तो वोलाटाइल सॉल्यूट लेने से क्या मतलब हो गया? वोलाटाइल सॉल्यूट लेने का मतलब ये हुआ कि अब जो वेपर प्रेशर बनेगा या जो वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूट की वजह से भी आएगा और सॉल्वेंट की वजह से भी आएगा। यानी सॉल्वेंट के लिए लिखेंगे तो PA इक्वल टू P0A XA, और सॉल्यूट के लिए भी लिखना पड़ेगा PB इक्वल टू P0B XB, जो कि पहले वाले रूल में नहीं लिख रहे थे क्योंकि तब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था। अब हम आपसे कहें कि टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो PS इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, P0A XA प्लस P0B XB। तो ये सिंपल सा दो लॉ है राउल्ट्स का। ठीक है, इसी को हम लोग राउल्ट्स लॉ कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा है रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। अब आप कहोगे डाल्टन्स लॉ क्या आ गया? देखो भाई, राउल्ट्स ने जो लॉ अभी रिप्रेजेंट अभी हम लोग ने देखा है, तो उसमें हम लोग ने सॉल्यूशन के टर्म में बात किया है। जो XA XB जो मोल फ्रैक्शन हम लोग देख रहे थे वो सॉल्यूशन के टर्म में बात कर रहे थे। डाल्टन ने क्या काम किया कि इन्होंने भी रिलेशन दिया वेपर प्रेशर का, लेकिन वेपर फेज में दिया। किसमें दिया? वेपर फेज में दिया। मान लेते हैं कोई एक मिक्सचर है वेपर्स का, गैसेस का मिक्सचर है A एंड B का, तो उनके मोल फ्रैक्शन उन्होंने YA एंड YB मान ली। ठीक है, अगर इस तरह से बात नहीं समझ में आ रही है तो देखो मैं एक रिलेशन लिखता हूँ। PA इक्वल टू क्या लिखते थे? P0A इंटू XA। हम क्या लिख रहे हैं? YA इंटू कैपिटल P। ठीक है, अभी ये YA क्या है? YA जो है वो आपका है मोल फ्रैक्शन। किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स, ऑफ वेपर ऑफ A। ठीक है, A वेपर का
मोल फ्रैक्शन हमने वाई ए मान लिया, और ये जो कैपिटल पी है ये है आपका टोटल प्रेशर। कैपिटल पी क्या है आपका? टोटल प्रेशर। ठीक है, इसी तरीके से पी बी लिख रहे हैं हम वाई बी इंटू कैपिटल पी। ठीक है, वाई बी क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ बी। ठीक है, ए और बी कोई दो वेपर्स हैं, सब्सटेंस के दो वेपर्स हैं, उनका मिक्सचर है। ठीक है, उसके लिए हमने ये लिखा। ठीक है, पी इक्वल टू वाई ए इंटू पी एंड पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी। ठीक है, तो ये आपका डाल्टन्स लॉ हो गया। अब राउल्स लॉ भी हम लोग लिख सकते हैं। राउल्स लॉ क्या है आपका? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब ये पी ए आपस में बराबर, ये पी बी और ये पी बी आपस में बराबर। ठीक है, तो आपस में इक्वल करिए तो क्या हो जाएगा? वाई ए कैपिटल पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वाई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई ए इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई कैपिटल पी, एंड पी नॉट ए एक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी ए लिख सकते हैं, पी ए अपॉन डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, इसी तरीके से वाई बी लिख सकते हैं, वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई कैपिटल पी, यानी पी बी डिवाइडेड बाई कैपिटल पी। तो यही रिलेशन है डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ के बीच में। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस राउल्स लॉ के बेस पर सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया। ठीक है, बिहेवियर्स के बेस पर, राउल्स लॉ के बेस पर सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक है आपका आइडियल और दूसरा है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज अ आइडियल सॉल्यूशन? ठीक है, हम लोग किस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें कंपोनेंट दो होते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है जो ओबे करे, किसको ओबे करे? राउल्स लॉ को। जो राउल्स लॉ को ओबे करे उस ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हर कंसंट्रेशन रेंज पर और हर टेम्परेचर पर। ठीक है, कंडीशन लगा देते हैं, इन द entire concentration and at all temperature, सभी टेम्परेचर पर और सभी इंटायर कंसंट्रेशन पर। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो भाई फटाफट देख लेते हैं। जैसे पहला है राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, तो राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, पी टोटल पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इन सारी बातों को फॉलो करता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें ए और बी, पी ए इंटू पी बी है, ये इंटू है, सॉरी पी ए प्लस पी बी की बात करें, पी ए प्लस पी बी। और कुछ भी शर्तें होती हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, राउल्स लॉ को तो फॉलो करेगा ही करेगा, और कुछ भी शर्त होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, पहला शर्त क्या है कि वॉल्यूम चेंज, यानी कंपोनेंट को आपस में मिक्स करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स शुड बी जीरो। ठीक है, यानी डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल टू जीरो। ठीक है, मीनिंग अभी बताते हैं। मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का वॉल्यूम मिलाने पर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, मिक्सचर का जो चेंज है वॉल्यूम का वो ज़ीरो होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का ऐड सॉल्यूशन के वॉल्यूम के ऐड के बराबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से और बात क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए हमने 100 ml बेंजीन लिया, ठीक है, और 80 ml हमने टॉल्यून लिया। तो मिक्स करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए वो 180 ही आना चाहिए, तो फिर वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन भी यही है कि हीट चेंज नहीं होना चाहिए।
डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है, यानी जब दो कंपोनेंट को हम आपस में मिला के सॉल्यूशन बना रहे होंगे तो हीट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हीट में चेंज ना होने का क्या मतलब है, ना तो हीट इवॉल्व हो ना तो एब्जॉर्ब हो, ठीक है। जब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा हो, जब सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हो तो नाइदर हीट इज इवॉल्व, ना तो हीट बाहर निकल रही हो और ना तो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, नॉर एब्जॉर्ब, ठीक है, व्हेन द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तीसरी कंडीशन क्या है, कोई भी किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं आपके सामने। हमने वाटर लिया और अमोनिया लिया, तो जैसे ही मिलाओगे तो रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हमने वाटर ले लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जैसे ही मिलाओगे तो ये क्या बन गया आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर तैयार करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ पर वाटर 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 सब सॉल्वेंट है, ये सब सॉल्यूट है, ये सब तो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या ये जो मिक्सचर तैयार हुआ या जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है? नहीं, ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, अभी हमने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट इसी तरीके से है कि सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल है वो ना तो डिसोसिएट होना चाहिए ना ही एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूट, नेक्स्ट कंडीशन यही है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल शुड नॉट, पहले देख लेते हैं डिसोसिएट होने की कंडीशन। डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। डिसोसिएट होने का मतलब सॉल्यूशन के अंदर वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। जैसे NaCl है और हमने कोई एक्वस मीडियम लिया तो Na प्लस, जाहिर सी बात है Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया और डिकम्पोज हो गया कि नहीं, डिसोसिएट हो गया। H2SO4 का अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो H2SO4 किस तरह हो जाएगा, 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो क्या ये आइडियल सॉल्यूशन को फुलफिल करते हैं? नहीं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में तो कहा गया कि डिसोसिएट ही नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। अब हम लोग देखेंगे कि क्या सॉल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएट भी नहीं होने चाहिए, शुड नॉट एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब है कि किसी के साथ अटैच भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी के साथ ऐड ना हो जाए, जुड़ ना जाए। जैसे कि एग्जांपल लें, हमने लिया बेंजोइक एसिड, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया COH, ठीक है, और इसको हमने बेंजीन सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, डिजॉल्व। अब आपको मालूम है कि बेंजोइक एसिड जो होगा उनके मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ दो मॉलिक्यूल दिखाया, तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इसका इस कार्बन का, सॉरी कार्बन के ऊपर मैंने बना दिया, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव। तो ये फाइनली क्या ये आइडियल सॉल्यूशन हुआ? नहीं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो वो होगा कि जिसमें एसोसिएशन भी ना पाया जाए। लेकिन अब आप खुद दिमाग से सोचो, इतनी सारी कंडीशन है, क्या कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली कभी भी आइडियल हो सकता है? तो इसका जवाब एक ही मिलेगा कि देयर इज ए नो सॉल्यूशन विच इज़ अ परफेक्टली आइडियल, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो कि परफेक्टली आइडियल होता है, नो सॉल्यूशन विच इज परफेक्टली आइडियल। तो फिर क्या है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल मान लेते हैं जो करीब करीब, ठीक है, जो करीब करीब क्या होगा, वो आइडियल के प्रॉपर्टीज को शो करता होगा,
ठीक है, तो उसको ही हम लोग मान लेंगे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी आपको एग्जांपल दे करके ही पूछ लेता है कि बताओ कौन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल जैसे भी हमने ऊपर देखा था, बेंजीन और प्लस टॉलिन का, ये आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। ठीक है, एक होता है आपका नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं आइडियल सॉल्यूशन के। बेंजीन हो गया, टॉलिन CCl4 प्लस SiCl4, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। और एक देख लेते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड और इथाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड मतलब CH2Br ये हो गया, प्लस इथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl एंड CH2Cl। ठीक है, फिर क्लोरोबेंजीन एंड प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस C2H5Br। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है जो कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। ठीक, अच्छा, अब आइडियल सॉल्यूशन का एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो A और B कंपोनेंट हैं, ठीक है, A और जो B कंपोनेंट हैं, तो इनके जो आपस के अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, वो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, कहने का मकसद है कि जैसे हम कहें कि A और A, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, B और B के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और फिर जब सॉल्यूशन बनेगा तो A और B के बीच में मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आपस में क्या होता है, वो नियरली लगभग सेम होता है। ठीक है, अब एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग देख लेंगे। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ किसके बीच में, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन A का, और यहाँ पर हमने ले लिया इस साइड मोल फ्रैक्शन B। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम कहें कि केवल और केवल सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद है, प्योर सॉल्वेंट, बताओ सॉल्यूट है ही नहीं उसमें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई, XA प्लस XB कितने के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि XB है ही नहीं, यानी B है ही नहीं, सिर्फ एक कंपोनेंट है, प्योर सॉल्वेंट है केवल, तो कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर तो हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर हम दिखा दे रहे हैं P0A। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो है नहीं, वो तो प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो गया, यानी हमने यहाँ पर XB इक्वल टू 0 मान लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने XB इक्वल टू 1 माना और XA इक्वल टू 0 मान लिया, तो मान लेते हैं कि उसका कोई वेपर प्रेशर हमको यहाँ मिल गया P0B। ठीक है, तो ये दोनों लाइन हम मिला देंगे। ओके, तो जो दोनों लाइन मिला रहे हैं वही P इक्वल टू PA प्लस PB के बराबर है। ठीक है, बाकी ये जो लाइन है ये हो गया आपका PA इक्वल टू यहाँ देखो क्या है, P0 है, उसके बाद P0A इंटू XA। ठीक है, अब इस वाले लाइन को मिला देंगे, तो ये देखो ये क्या है, P0B है, तो इसलिए लिखेंगे PB इक्वल टू P0B इंटू XB।
क्लियर है? तो ये हो गया आपके आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जाहिर सी बात है जो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होंगे उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ये कहने का मकसद ये हुआ कि जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वही आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे ना करे, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या था? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ओबे नहीं कर रहा है ना, नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ओबे नहीं कर रहा है तो नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से टोटल पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ओबे नहीं कर रहा है तो नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका दो मतलब निकल रहा है, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। मैं कहने का मकसद ये हुआ या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। या एक और कंडीशन हम लोग देख रहे थे आइडियल सॉल्यूशन में कि हीट में चेंजिंग मिक्सचर करने पर इक्वल टू ज़ीरो, कोई भी चेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा था। यहाँ पर ज़ीरो के बराबर नहीं होगा मतलब चेंज होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, वहाँ पर एसोसिएट नहीं होता था आइडियल सॉल्यूशन में, यहाँ पर एसोसिएट होगा। सॉल्यूट का पार्टिकल्स डिसोसिएट नहीं होता था, यहाँ पर डिसोसिएट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ठीक उसका जो उल्टा रिवर्स है वो आपका हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, लेकिन तो जब नॉट इक्वल टू है तो जाहिर सी बात है सिर्फ दो बात हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो ज़ीरो से ज़्यादा होगा और या तो ज़ीरो से कम होगा। तो अगर ज़ीरो से ज़्यादा हो गया तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन यानी पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी अब इक्वल नहीं है तो पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, पी इज अ ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव शो करेगा। ग्राफ में भी क्या करना है, आप चुपचाप आपको क्या करना है कि आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ बना लेना। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे था? कुछ ऐसे ही था आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। एक मिनट फिर से बना लेते हैं। आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपको बना लेना है। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग ने ऐसे कुछ बनाया था। यहाँ पे हमने रखा था पी नॉट ए, यहाँ हमने लिया था पी नॉट बी। ठीक, और एक लाइन ऐसे मिलाया था, एक लाइन ऐसे मिला था। तो जो भी आपने आइडियल सॉल्यूशन, ये लाइन आपकी मोल फ्रैक्शन बता रही थी। यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1 था और यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 था, यहाँ पर एक्स बी 0 के बराबर था, यहाँ पर एक्स ए 0 के बराबर हो गया। जैसा आपने आइडियल सॉल्यूशन बनाया है, अब हम बना रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन का। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो सब कुछ ग्रेटर देन है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बना दो। ये देखो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, थोड़ा ज़्यादा लाइन, यहाँ पर भी ज़्यादा। जो नीली वाली, ये जो है रेड वाली जो लाइन थी, ये जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन को शो कर रही है। जो ब्लू वाली लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। तो वो हो गया आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी कैसा? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला। ठीक है, अब आखिर ऐसा होता क्या है, रीज़न क्या है यहाँ पर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन और कुछ बात हम लोग, चलो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखना कि हम लोग ने जो बाइनरी सिस्टम लिया हुआ है तो दो कंपोनेंट हैं, एक ए कंपोनेंट है और एक बी है। ए क्या है आपका? सॉल्वेंट है और बी आपका क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, तब मिल करके हमारा सॉल्यूशन बना है। तो ए और ए जब सॉल्यूशन बना है तो ए और बी बना ना। ठीक है,
तो जो ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा कम होता है। किसके किसके? ए और ए एंड बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है, ठीक है, हमेशा कम होगा। अब इस बात को थोड़ा सा फील करिए, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि जो मिक्सचर का वॉल्यूम मिलेगा वो ग्रेटर देन होगा 0 के, मतलब ज़्यादा मिलेगा। कहने का मकसद है अगर ए हमने 70 लिया और बी हमने 30 ले लिया, ठीक है, तो मिलना हमें कितना चाहिए था? 100, ठीक है, मिलना हमें चाहिए था 100, ठीक है, लेकिन मिलेगा कितना? मान लो मिल रहा है 110, मिलना हमें चाहिए था 100 लेकिन मिल रहा है हमें 110, यानी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ज़्यादा मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ज़्यादा मिलेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सअप से, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, इसका रीज़न यही है कि ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस देन होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जाहिर सी बात है ए और बी बहुत पास पास नहीं होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे। तो जब थोड़ा दूर दूर होंगे तो ज़्यादा सा वॉल्यूम कवर करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यही बात आप रीज़न डेल्टा एच में भी दे सकते हैं। डेल्टा एच मिक्सचर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो हीट हो रही है यहाँ पर इवॉल्व नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्ब होगी। यानी पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में हीट क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। यानी रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है? तो प्रोसेस क्या होता है आपका? एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक क्यों हो रहा है? वही रीज़न कि ए और बी के बीच का जो फोर्स है वो वीक है, ठीक है, बॉन्डिंग वीक होती है। तो वीक है और ए और बी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ए और बी बनाने के लिए ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ब्रेक करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, यानी बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हीट दे रहे हो आप, इसका मतलब है कि रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इससे एक बात क्लियर समझ में आती है कि इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। और यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे यानी हीट जितनी ज़्यादा देते जाएंगे उतना ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करती जाएगी। इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी, रीज़न आप समझ गए होंगे। जितना ज़्यादा हीट दोगे यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आसानी से ए, ठीक है, और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। और जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी आसानी से ये घुल करके डिज़ोल्व हो करके ए और बी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन बना लेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। हीट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। तो निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी का उल्टा होगा, यानी सब कुछ लेस देन कर देंगे। जो कुछ भी आपने पॉजिटिव में देखा सब कुछ पलट जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? बस मैं आपको एग्जाम्पल और ग्राफ बता रहा हूँ। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का मैं आपको ग्राफ बता चुका हूँ, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का एसीटोन और इथेनॉल तो अगर हम लोग मिक्स करें तो हमको पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन मिल जाएगा। एसीटोन फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड मिला दें तो भी हो जाएगा। वाटर ले लें और मिथेनॉल ले लें CH3OH, ये भी पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का एग्जांपल है। वाटर ले लें, इथेनॉल ले लें C2H5OH, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्यूइन का भी जो मिक्सचर है
कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है सॉल्यूशन है एसीटोन CH3CO CH3 प्लस बेंजीन यानी C6H6, ठीक है, इसका भी मिक्सचर। और देख लेते हैं CCl4 प्लस मिथेनॉल CH3OH, और देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हो गया पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का। ठीक हर कुछ भी इसका उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बन जाएगा। नेगेटिव वाले का ग्राफ में डिस्कस कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडियल सॉल्यूशन बना लेना है। आपको सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना लेना है। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोग ने बनाया था। यहाँ पे हमने लिया था P0A, यहाँ पे हमने लिया था P0B, इसको यहाँ से मिला दिया था ये, ठीक है। यहाँ पर XA इक्वल टू आपको 1 लेना है, XB इक्वल टू 0 लेना है, यहाँ XA इक्वल टू 0 एंड XB इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर XB 0 लोगे यानी मोल सॉल्यूट है ही नहीं, तभी तो आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मिल पाएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है कि जो आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सब कुछ नेगेटिव शो करेगा, यानी नीचे से बना देगा। जो रेड वाली लाइन है वो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन को शो करेगा, ठीक। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सब कुछ पॉजिटिव का सब कुछ उल्टा कर देना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाइए, उस पर NH2 लगा दीजिए, ये एनिलीन हो गया। इसी तरीके से एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CH3CO CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, CH3OH मिथेनॉल प्लस आप स्टिक एसिड भी ले सकते हैं प्लस वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस डाई इथाइल C2H5O C2H5, ठीक है। ये हो गया आपका डाई इथाइल ईथर। और कोई एग्जांपल, हाँ, जैसे वाटर ले लीजिए और HCl है, एसिटिक एसिड प्लस पेरिडीन भी होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस पेरिडीन बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका N हो गया पेरिडीन, और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव सॉल्यूशन। तो फाइनली इस तरीके से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी खत्म हुआ। राउल्स लॉ भी इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छे से इसे आप नोट्स बना के रिवीजन कर डालिए। थैंक यू वेरी मच।